आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है क्या वो भीतर यानी साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में भी काम करती है क्या। बहुत बार मैंने रिसर्च किया और हर बार मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ बाहर काम नहीं करता है, अंदर भी काम करता है। ये एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है, पर अगर हम डीपली ऑब्जर्व करें तो ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी खुद ब खुद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जिन लोगों को गुरुत्वाकर्षण नहीं पता है, शायद मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इट्स कॉल्ड ग्रेविटी। अगर आप एक बिल्डिंग से कूदेंगे तो नीचे ही जाएंगे, तो ऐसा स्पेस में नहीं होता है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स में होता है। हर प्लैनेट की अपनी अलग अलग ग्रेविटी होती है। द हाइयर द मास द हाइयर द ग्रेविटी। सन की सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है क्योंकि सन 1 मिलियन टाइम्स बड़ा है अर्थ से, ठीक है, तो उसकी सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है। ऐसे ही सन से भी बड़े बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। स्टीफनसन करके एक कोई है जो सन से 1 बिलियन टाइम्स बड़ा है। तो बहुत विशाल प्लैनेट है हमारा, सॉरी यूनिवर्स है हमारा। तो क्योंकि देखिए, अगर हम इस रूल के साथ चलें, जो यहाँ काम करता है वो वहाँ काम करता है, पहले हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि क्या ये रूल, क्या ये नियम कानून जो यहाँ काम करता है वो वहाँ काम करता है, सत्य है या एक झूठ है। अब कई लोग ना समझ नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही सटल पे बात करो, देखो सटल किसी ने देखा तो है नहीं, क्योंकि मैं तो देख के बता रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अभी देखा नहीं है शायद, इसलिए शायद आपको कनेक्शन थोड़ा सा ना लगे। लेकिन पर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। देखिए, जो यहाँ काम करता है वो वहाँ काम करता है। मतलब क्या, जो भी नियम ग्रॉस वर्ल्ड के हैं वो ही नियम सटल वर्ल्ड के भी होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, यानी रोटेशन करता है, रिवोल्यूशन करता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज द मिडिल एंड देन देयर इज द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। वैसे ही एक स्टार की परिक्रमा प्लैनेट करता है, ठीक है। अब अगर हमने फूड साइकिल पढ़ा हो बचपन में, तो वो भी परिक्रमा है, दैट इज ऑल्सो द रेवोल्यूशन, राइट। कि घास को पहले बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, फिर शेर पॉटी कर देता है, फिर उससे वापस घास निकलती है, ठीक है। ये एक फूड साइकिल है। प्लस हमारी भी जो साइकिल है वो भी हम देखते हैं कि रोज हम सुबह उठते हैं, जाते हैं, और अगर घड़ी को अगर आप देखें तो वो भी साइक्लिकल मूवमेंट है। तो एवरीथिंग इज इन अ साइक्लिकल मूवमेंट, एवरीथिंग इज इन द साइकिल ऑफ लॉ, ठीक है। हर चीज साइकिल में चल रही है, एक सर्कल है उसमें चल रही है। अगर हम अपने स्टार को देखें तो वो परिक्रमा कर रहा है गैलेक्सी के बीच में, एक बड़ा ब्लैक होल है उसकी। तो परिक्रमा हर जगह हो रही है। तो परिक्रमा गैलेक्सी में भी हो रही है, सोलर सिस्टम्स में भी हो रही, स्टार सिस्टम्स में भी हो रही है, बाइनरी सिस्टम्स में भी हो रही है। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? जब दो स्टार एक दूसरे को रिवॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी टू स्टार सिस्टम। जब दो स्टार एक दूसरे को रिवॉल्व करते हैं, सिर्फ प्लैनेट रिवॉल्व नहीं करता, ठीक है। तो ये भी हो रहा है। इसके अलावा और भी चीजें सर्कल में आपको दिखेंगी, जैसे कि पहिए की जो खोज है उसको सबसे बड़ा माना जाता है, या फिर सर्कल की जो व्हील की जो खोज है, व्हील, उसी से सारी चीजें चलती हैं। अगर कोई और आकार होगा तो काम नहीं करेगा, ये भी ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ पहिया ही काम करता है। इसके अलावा जो प्लैनेट है वो गोल है, स्फेरिकल है बट गोल है, ठीक है। इसके बाद जो बर्थ एंड डेथ है शरीरों का, अगर हम रीइंकार्नेशन ना भी लाएं, तो वहां पर भी सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। मेरा बच्चा है, फिर उसका बच्चा है, फिर उसका बच्चा है, ठीक है। शरीर के स्तर पे देखे तो भी गोल गोल सब कुछ घूमता है। मेरे ग्रैंडफादर, फिर उनके बेटे, फिर मैं, ऐसे ही सब कुछ गोल गोल घूम रहा है।
तो अगर सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, एवरीथिंग इज इन रिवोल्यूशन एंड परिक्रमा, अच्छा इसीलिए पेड़ के अराउंड हम घूमते हैं, अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, हम परिक्रमा करते हैं अग्नि की। ये सब गोल गोल घूमना, वो सब कुछ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इसके अलावा ये जो हम जब शमशान जाते हैं तो वहां भी हम गोल गोल घूमते हैं। हमें बोला जाता है कि मटकी लेके आप गोल गोल घूमिए, फिर मटकी पीछे छोड़ दीजिए, तो वो भी करा जाता है। तो अब सवाल यह आता है कि ये सब गोल गोल हो क्यों रहा है? इसका यही रीजन है कि कहीं ना कहीं ये सिंबॉलिक है कि धरती चक्कर लगाती है और हर चीज चक्कर लगा रही है, मतलब लाइफ इज अ रिपीटिशन। इनफैक्ट ये भी बोला गया है कि एक बार जब पूरा का पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता है, दोबारा वो फिर बनता है, तो वो भी एक साइक्लिकल मूवमेंट है। तो हर चीज चक्कर लगा रही है। अगर आप ब्लड को देखो अपने, तो ब्लड भी चक्कर लगाता है। ब्लड पहले नीचे जाएगा, इसको सर्कुलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब गोल गोल घूम रहा है। पहले नीचे जाएगा, फिर वहां से ऊपर आएगा, फिर हार्ट पे आएगा, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, ऐसे पूरा पूरा घूमता रहता है। जहां से निकलता है वो आर्टरी है, और अगर वापस आ रहा है तो वो वेन से आ रहा है। तो दो वेसल्स हैं, आर्टीरियल सिस्टम एंड वीनस सिस्टम। तो ये हो रहा है। तो अगर आप देखें तो हर चीज रिपीट हो रही है। तो अब ये यहाँ पे अगर हम सेंटर पॉइंट की बात करें, लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट की, तो वो भी हर जगह है। प्रोटॉन के लेवल पे भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इन द मिडिल है एटम के। अर्थ का एक कोर है, ऐसे ही हमारे सोलर सिस्टम का एक कोर है जिसको सन बोलते हैं, और कोर में ही ग्रेविटी सबसे अधिक होती है। तो पहले यह सिद्ध करना बहुत जरूरी है, जो यहां काम करता है वो वहां काम करता है। अगर हम एक प्लास्टिक को जलाएं तो वो भी भाप बन जाएगा, पानी को जलाएं वो भी भाप बन जाएगा, हर चीज को हम जलाएंगे वो भाप बन जाएगा। समझना होगा इसको हमें। तो एवरीथिंग इज कन्वर्टिंग इज इन अ कन्वर्टिंग जोन, एंड ग्रॉस से सटल की तरफ की यात्रा है ये। तो जो यहां काम करता है वो वहां काम करता है। ये सिद्ध करना पहले बहुत जरूरी है, तभी हम ये सिद्ध कर पाएंगे। ये जो है ये महानियम है, जो यहां काम करता है वहां काम करता है। क्योंकि अगर ये नहीं सिद्ध किया पहले, तो ये सिद्ध करना गलत हो जाएगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी भीतर काम करती है। तो अब देखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी भीतर कैसे काम करती है। देखिए, ग्रेविटी का मतलब आप सबको पता है, मैं बता चुका हूं। हमारे जिंदगी में दो तरीके के थॉट्स होते हैं, एक इनवॉलेंट्री थॉट, दूसरे वॉलेंट्री थॉट। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? कई लोगों तो पहले यही बताओ, मतलब कि छोटी छोटी टर्म्स पहले बताने पड़ते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग देख रहे हैं। तो इनवॉलेंट्री मतलब होता है वो जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सके, वॉलेंट्री मतलब होता है वो जिसको कंट्रोल किया जा सके। राइट? द थिंग विच वी कैन कंट्रोल इज वॉलेंट्री, द थिंग विच वी कैन नॉट कंट्रोल इज इनवॉलेंट्री। लाइक फॉर एग्जाम्पल, योर हार्ट बीट, दिस इज इनवॉलेंट्री। योर ब्रेथ, it is voluntary. Your fingers, it is voluntary. You can move it at your will, but your digestion is involuntary. ठीक है? सो कंट्रोल किया जा सके ना। अब माइंड में दो तरीके के थॉट होते हैं, एक थॉट होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। ठीक है? तो एक तो क्लासिफिकेशन है कंट्रोल से, एक क्लासिफिकेशन है फीचर से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फीचर्स पे नहीं जाएंगे हम अभी, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल पे जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से मतलब क्या, दो तरीके से थॉट काम करता है, एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री क्या है कि कोई गाना आप
विलिंगली अंदर सोच रहे हो। जैसे कि आप सोचो, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, ये वॉलेंट्री है। अगर मैं अपने अंदर बोलता हूं पार्थ, तो ये वॉलेंट्री है। अगर मैं बोलता हूं सोनू निगम, तो ये वॉलेंट्री है। अगर मैं बोलता हूं कि जय कृष्ण मूर्ति, तो ये वॉलेंट्री है। इट इज ऑल वॉलेंट्री, ठीक है। अगर मैं किसी टॉपिक के बारे में सोच रहा हूं कि मैं अपने कर्जे को कैसे उतारूं, ये वॉलेंट्री है। अगर मैं चिंतन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं चिंतन कर रहा हूं तो ये वॉलेंट्री है। अगर मैं चिंता कर रहा हूं, ये वॉलेंट्री है। लेकिन मैं सो रहा हूं या बैठा हूं और मुझे टेम्पो की आवाजें आ रही हैं, सुबह सुबह मैं ट्रैफिक से आ रहा था, फिर मैंने सुबह सुबह एक गाना सुना, सुबह सुबह एक मूवी देखी, वो रात में सोने से पहले या दोपहर में मुझे याद आ रही है कि मैं कहीं से गुजर रहा हूं, उसमें टी टी पी पी सब बज रहा है मेरे माइंड में, और कोई गाना है वो बजता चला जा रहा है। जैसे कभी कदार होता है कि हम एग्जाम में बैठते हैं, और एग्जाम में अगर हम बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं तो गाना चलता रहता है एग्जाम माइंड में, और एक ही लाइन बार बार रिपीट होती रहती है एग्जाम में। दिस इज इनवॉलेंट्री थॉट। एकदम से आउट ऑफ नोवेयर कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं, दिस इज इनवॉलेंट्री। देन देयर इज वॉलेंट्री। तो यहां तक आपको अंदर ऑब्जर्व करना है अपने, कि देखना है कि सही है या गलत है, ठीक है। अब आते हैं कि अगर हम किसी भी थॉट को कॉन्शियसली सोच रहे हैं, जैसे लेट्स से प्रिया, आपने कहा प्रिया से मैं मोहब्बत करता हूं, ठीक है। तो प्रिया के अराउंड आपके थॉट्स रिवॉल्व करेंगे। जैसे प्रिया अभी क्या कर रही होगी, प्रिया की आंखें ऐसी हैं, प्रिया की आंखें याद आ रही हैं आपको, प्रिया की आवाज याद आ रही है। तो जो प्रिया है वो सेंटर पॉइंट है, यानी स्टार है, वो डिजायर है। उस डिजायर के अराउंड थॉट्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि प्रिया के साथ आपने कुछ किस वगैरह किया, तो वो सब विजुअल्स आप अपने माइंड में ला रहे हो। किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ये? प्रिया के अराउंड। और रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? कि एक डिजायर है, उसके अराउंड रिवॉल्व करता है थॉट। तो ये ग्रेविटेशनल पुल है उस डिजायर से। कोई डिजायर है माइंड में, उसके बारे में आप जैसे सोच रहे हो कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, ये एक डिजायर है। अब उसके बारे में आप सोच रहे हो कि किससे पढ़ूं, खान सर से पढ़ूं, विकास देवी कीर्ति से पढ़ूं, अवध ओझा से पढ़ूं, किससे पढ़ूं, यही 3 मेरे को पता है ट्यूटर्स। किससे पढ़ूं। तो ये रिवोल्यूशन हो रहा है। किसके अराउंड हो रहा है? यूपीएससी की तैयारी करनी, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ सोचते हो, कुछ भी आप जो सोच रहे हो, जो आपको डिजायर है, वो पुल करता है आपके थॉट को। द डिजायर इज पुलिंग योर थॉट टूवर्ड्स इट एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। फॉर एग्जाम्पल, you like Vedanta, so you are thinking about Vedanta. That is the gravitational pull from that thought, from that desire actually. So space में वो स्टार होता है, माइंड में वो डिजायर होता है, सेंटर पॉइंट, और उसके अराउंड चीजें रिवॉल्व करती हैं। अब आते हैं इनवॉलेंट्री जो थॉट्स हैं। तो पहले हमें वॉलेंट्री समझ लिया हमने, वॉलेंट्री क्लियर हो गया। कुछ भी अगर चल रहा है माइंड में, रिवॉल्व कर रहा है, तो वो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। अब इनवॉलेंट्री की बात करते हैं। इनवॉलेंट्री क्या कहता है? इनवॉलेंट्री ये कहता है कि आप अगर किसी चीज को जबरदस्ती बार बार रिपीटेडली सुनते रहोगे, तो वो आपके माइंड में चलता रहता है। कहीं ना कहीं वो भी एक पुल ही है, बट उसको हम प्रॉपर पुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो समझाने में शायद अभी समझ में नहीं आएगा आपको कि इनवॉलेंट्री थॉट्स हो सकता है आपको रिलेट ही ना कर पा रहे हो, या पता नहीं क्या है, क्योंकि कई लोग ना रिलेट नहीं कर पाते हैं साथ में मेरे साथ, तो वो दिक्कत होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसमें बहुत हाईली इंटेलिजेंट लोग चाहिए। एक अभी कोई किसी का कमेंट आया, वो बोल रहे हैं कि ये बताइए सर, रिलेट का मतलब क्या होता है, बताइए। और ये कमेंट बहुत पहले से मेरे पास आ रहा है, कम से कम 10-12 अटेम्प्ट हो चुका है आने का,
कि रिलेट का मतलब क्या होता है, रिलेट का मतलब क्या होता है, रिलेट का मतलब बताओ। रिलेट का मतलब जब आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप ये क्या समझोगे? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी छोटी बुद्धि है बड़ी बुद्धि है, मैं ये कह रहा हूं कि इसको समझने में तकलीफ होगी, क्योंकि इसको समझने में फिर आप पक्षपात करोगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कहोगे कि मुझे समझ में आ गया, और नहीं आया तो आप कहोगे कि नहीं समझ में आया। और नहीं समझ में आया तो आपको यह भी लग सकता है कि भैया पता नहीं यार, ये सत्य बोल रहे हैं असत्य बोल रहे हैं, ये भी आपको लग सकता है। तो समझने की पहले कोशिश करो चीजों को। देखो, वॉलंटरी थॉट क्या है? जो भी थॉट आप अपने अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, आपके डिजायर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो वॉलंटरी थॉट है। इनवॉलंटरी क्या है? जो ऑटोमेटिक चल रहे हैं, जैसे कोई गाने की आवाज, कोई इमेज, ये सब। तो अब इसको समझना बहुत जरूरी है यहां पे। तो अब जैसे कि आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो, कोई बैंक की तैयारी में इंटरेस्टेड है, कोई स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो दोनों के ही अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं थॉट्स, लेकिन टॉपिक अलग है, सेंटर पॉइंट अलग है, डिजायर अलग है, स्टार अलग है। तो अगर आप देखें तो हर चीज ग्रेविटेशनल पुल है। अगर हम देखें जैसे कि हम किसी के ऊपर आकर्षित होते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं। अगर आप मेरे को सुन रहे हो तो आप मेरी तरफ आकर्षित हो। वो कैसे आकर्षित हो, क्यों आकर्षित हो, उस पर नहीं जाएंगे। आप किसी लड़की की तरफ आकर्षित हो, आप किसी मनुष्य की तरफ आकर्षित हो, किसी सब्जेक्ट विषय की तरफ आकर्षित हो। आप सुबह से लेकर शाम तक आकर्षित ही तो हो। जैसे पृथ्वी आकर्षित है सूर्य के अराउंड, वैसे ही सूर्य की तरह एक डिजायर होता है, उसके अराउंड आप आकर्षित हो। अगर आप कह रहे हो मुझे बेड के लेफ्ट साइड सोना है, तो वो भी आकर्षण है। अगर आप कह रहे हो मुझे सुबह मैगी चाहिए, वो भी आकर्षण है। सब कुछ आकर्षण है। क्या आकर्षण नहीं है? क्या आकर्षण से मनुष्यों में होता है? नहीं। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो वो भी आकर्षण है। आपने कुछ सामान खरीदा, आईफोन खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, वो भी आकर्षण है। सब कुछ आकर्षण है। और दूसरी तरफ आता है रिपल्शन। रिपल्शन क्या? मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है। मुझे वेट लिफ्टिंग पसंद है, मुझे कार्डियो नहीं पसंद है। मुझे स्पिरिचुअलिटी पसंद है, मुझे यूपीएससी की तैयारी नहीं पसंद है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, पसंद से कुछ नहीं होता। एक अगर बुद्धिमान व्यक्ति है, वो वही करता है जो जरूरी है। वो राग द्वेष में नहीं पड़ता है, वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स में नहीं पड़ता है। जब मैंने अपना करियर की शुरुआत करी थी म्यूजिक में, तो मेरे साथ यही हुआ कि जब मैं करना स्टार्ट किया तो उतने पैसे और वो सब नहीं थे। तो मुझे समझ में आया कि मुझे मार्केटिंग सीखनी है। अब मार्केटिंग कौन सीखे? मार्केटिंग एक इतना बोरिंग सब्जेक्ट है कि नाम सुनते ही लोग की पैंट निकल आती है। कौन करे मार्केटिंग? बट मैं करता गया, मैंने ज़बरदस्ती अपने आप को जलाया। बोलते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। ये किसी लड़की के लिए नहीं बोला गया है, ये आपके काम के लिए बोला गया है। अगर आप किसी भी चीज़ में सफलता चाहते हो तो उसमें और भी शाखाएं होती हैं जो आपको पसंद नहीं है। जैसे हमें बचपन में केमिस्ट्री पसंद थी पर मैथ्स और बायोलॉजी नहीं पसंद थी, वैसे ही लाइफ में भी हमें हर सब्जेक्ट मन पसंदीदा नहीं मिलता है। और मन पसंदीदा का भी डेफिनेशन है। अगर किसी चीज को हम रिपीट करते जाएं तो वो मन पसंद हो जाती है। आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है क्योंकि आपने केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करी है पहले। मैथ्स की आप प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स भी अच्छी लगने लगेगी। ऐसे ही जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे म्यूजिक करना है, तो शुरू में सिर्फ म्यूजिक करता था मैं, बड़ा मजा आता था। तबला हो गया, ये हो गया, हारमोनियम, कीबोर्ड, गिटार, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट मेरे को बजाने आते हैं। सिंगिंग की प्रैक्टिस, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मैंने ये देखा कि टैलेंट की कोई कदर नहीं है, क्योंकि टैलेंट में सब जगह कंपटीशन है। डांस,
एक्टिंग, इन सब में कंपटीशन है, सब जगह सिंगिंग बहुत कंपटीशन है। तो आप कंपटीशन को क्रैक कैसे करते हैं? कुछ नया लाके। आज जितने भी जो भी मेरा काम है, हम लोग क्या करते हैं, हम शोज करते हैं। अभी हमारा ली मेरिडियन में शो था जो 7 स्टार होटल है, और हम लोग 5 स्टार 7 स्टार रेडिसन में कितनी बार हम शोज कर चुके हैं। तो हमारा सारे शोज इसमें होते हैं। मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं। और ये जो सारे शोज हैं, ये सारे शोज ध्यान दीजिएगा कि किसी इवेंट कंपनी के थ्रू नहीं आए हैं। मैं ही इवेंट कंपनी हूं। मेरे अंडर में 7 से 8 बैंड्स हैं। हमारा खुद का भी बैंड है और 7 से 8 बैंड्स हैं। मैं एक बिजनेस की बात बता रहा हूं सिर्फ। अब इसका म्यूजिक से क्या कनेक्शन? इसका म्यूजिक से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका तो बिजनेस से कनेक्शन है। एक टाइम पे मेरी पेमेंट थी 5,000 रुपए। आज मार्केटिंग सीखने से वही पेमेंट 50,000 हो गई है। तो आप अगर ध्यान दें एकदम से, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केटिंग की वैल्यू क्या है। सिर्फ टैलेंट की वैल्यू नहीं होती है, मार्केटिंग की बहुत वैल्यू होती है। और अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तब तो ठीक है, तब तो आपके पास एक ही रास्ता है कि आपको वही क्रैक करना है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे क्या जरूरत है मार्केटिंग की। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी नहीं मिली और यूपीएससी की तैयारी कराने लगे आप, तो वहां पे स्टूडेंट तो चाहिए होंगे। कैसे लाओगे स्टूडेंट? इतने बड़े बड़े कंपटीशन है आपके सामने यूट्यूब पे, यूपीएससी की जो तैयारी करवा रहे हैं, कैसे करोगे? तो लाइक्स एंड डिसलाइक में नहीं पढ़ना है। अट्रैक्शन जो था वो तो ठीक था, जो मैंने बात करी कि यू आर ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स यूपीएससी, यू आर ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स म्यूजिक, दैट इज ओके। बट टू बी सक्सेसफुल इन ऑल दीज थिंग्स, it might not just be okay to have one single skill. Maybe you have 2 skills. And the second skill is marketing. So this marketing is very important to understand. See, it's very boring. But जैसे जैसे मैं करता गया, what happened is कि मुझे पसंद आने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा। और रिपल्सिव से अट्रैक्शन की तरफ की जो यात्रा थी, ये सफल हुई। मिशन सफल हुआ मेरा। शुरू में कोई भी चीज आप स्टार्ट करोगे जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, जो आपको एक्साइट नहीं करती है, वो सब कुछ बोरिंग लगेगा। फिर धीरे धीरे वो चीज में आपको रुझान आने लगता है और फिर वो एडिक्शन बन जाती है। लोग कहते हैं आप रियाज नहीं करते। मैं 2 साल पहले रियाज करना छोड़ दिया। 3 साल हो गए, 3 साल से मैंने रियाज नहीं किया। तो मैंने जब मैं गाता हूं तो लोग बोलते हैं कि वैसे तो आपका गला लगता है, लेकिन कभी कभी आपका थोड़ा बहुत सुर हिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हिलेगा, तो सबका हिलता है, सिर्फ सोनू निगम का नहीं हिलता, बाकी पूरे इंडस्ट्री में हर एक सिंगर का सुर हिल रहा है, अरिजीत सिंह को छोड़ के, अरिजीत सिंह और सोनू निगम को छोड़ के सबका सुर हिलता है। तो कहते हैं आप रियाज क्यों नहीं करते? मैंने कहा कोई जरूरत नहीं रियाज करने की। मैंने कहा 14 साल मैंने रियाज किया और जितना गला बनना था बन चुका है। अब मुझे रियाज की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी और चीज के रियाज की जरूरत है। 14 साल मैंने लगाए एक स्किल को अचीव करने में। उसके बाद जब वो स्किल अचीव हो गई तो मेरे पास पैसा आ रहा है 2,000, 3,000, 4,000 रुपए। शर्म आनी चाहिए। ऐसी स्किल का क्या फायदा? ऐसी स्किल का क्या फायदा? ऐसे हुनर का क्या फायदा जो आपको पैसा ना दे, जो आपको दूसरे के तलवे चाटने पे, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के तलवे चाटने पर मजबूर करते हैं। और उसके बाद जब आप एक प्रोड्यूसर के पास जाओ अपनी आवाज सुनाने, तो प्रोड्यूसर कहे क्या कि घूम जाओ, पैंट उतारो, आज तुम्हारा मारूंगा मैं पीछे से। इस तरीके के जवाब आए तो ऐसे हुनर का क्या फायदा?
ऐसे हुनर का क्या फायदा जिसका 10 से 15 लाख रुपए आपको देना पड़े किसी को इंडस्ट्री में लॉन्च होने के लिए? ऐसे हुनर का क्या फायदा? हुनर का प्रॉब्लम नहीं है, हुनर की कदर नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। मैं एक कहानी हमेशा सुनाता हूं लोगों को, कहानी जल्दी से मैं सुनाता हूं, थोड़ा मेटेरियलिस्टिक कहानी है। एक कमरे में सामान रखा जाता था, वो कमरा खाली पड़ा हुआ था। कमरे के सामने एक गार्ड बैठा हुआ था। तो लोग आते गए, तो जैसे ही कोई गुजरे तो गार्ड बोले कि सर सामान रखवाना है क्या? तो सबसे विनती करे गार्ड कि सामान रख दो भाई, कमरा खाली पड़ा हुआ है, 20 रुपए चार्ज है, 20 रुपए चार्ज। तो सामान रखते गए लोग, आते गए लोग, रखते गए। अब कमरा जो है आधा भर गया था। तो गार्ड ने सोचा, जो मालिक था, वही गार्ड भी था, वही मालिक भी था कमरे का। तो उसने सोचा कि यार अब तो भर गया है और डिमांड बढ़ती जा रही है, तो एक काम करता हूं, 40 रुपए कर देता हूं उसको। लोग तो आ ही रहे हैं, तो अब 40 रुपए हो गया, फिर भी लोग आते रहे। अब कमरा पूरा भर गया है, कमरा भर गया और ये बहुत अमीर हो गया गार्ड। अब क्या हुआ, कमरे के ऊपर जगह खाली पड़ी हुई थी। तो उसने कहा कि अब मैं लूंगा 200 रुपए। तो उसने 200 रुपए लेना चालू कर दिया और लोग भरते गए। फिर कमरे के ऊपर और भी जगह खाली पड़ी हुई थी। तो उसने क्या किया, 500 रुपए लेना चालू कर दिया। तो लोग आते गए, भरते गए। फिर एक टाइम आया, कमरा पूरी तरीके से भरा हुआ था। तो लोगों की भीड़ लगी हुई और लोग कह रहे हैं कि हमें एंट्री दो, लोग डेस्परेट। तो गार्ड ने कहा, एक तरकीब निकाली। उसने नीचे की 4-5 जो लगेज थे वो निकाल लिए और कहा कि इसमें मैं लगेज आपका मैं जो है ना मैं फिट कर दूंगा। तो जो पैसे दे रहा था उसको क्या मतलब कि पुराना जो लगेज है वो निकल गया। तो पुराने लगेज को उठा के गार्ड ने फेंक दिया। उसका ट्रस्ट, जो पुराना मालिक था उसका ट्रस्ट भी टूट गया। और नए लगेज को ये शर्त पे रखा कि वो एक लगेज से 10,000 रुपए लेगा। तो उसने क्या किया, 4-5 लगेज पुराने कस्टमर के निकाले और उसके बाद 4-5 लगेज नए 10-10 हजार में रख दिया। और लोग भीड़ इकट्ठा हो गए। उसी में एक भीड़ इकट्ठा थी तो एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी। अब उसको भी लगेज रखवाना था। तो वो गार्ड के पास आई, बोलती है कि हमारा भी रखवा दीजिए। बोलते जगह नहीं है, कहते प्लीज रखवा दीजिए ये वो। तो उसने ऊपर से लेकर नीचे तक उसको देखा। उसने कहा मैं रखवा तो दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी। तो अब उसका डिजायर बहुत ज्यादा तेज था उस लड़की का। तो थोड़ा उसने सोचा, उसने कहा चलो ठीक है, डन। तो उसने 4-5 लगेज निकाले और फिर वापस पुराने कस्टमर को धोखा दिया और 4-5 लगेज वापस रख दिया। अभी कमरा भर चुका था, वो पैसे भी हो गया उसके पास, है ना, पैसा बहुत हो चुका है उसके पास। तो उसने पैसा भी लिया और लड़की के साथ वो बिस्तर भी गर्म किया उसने। ऐसे ही फिर उसको एक नशा चढ़ गया, लड़कियों का नशा करने का। तो जो भी नई सुंदर लड़की आती उसके साथ वो सोता जरूर। अब पैसा भी हो गया था, करोड़पति भी हो गया था, उसको जिस्म भी मिल रहे थे, उसके बाद पैसा भी था। और यही लूप रिपीट होता गया और आज भी वो गार्ड वहां पे मौजूद है और आज भी यही कर रहा है। द एंड, पीरियड, चैप्टर क्लोज। अब इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? जब कमरा खाली था तब 20 रुपए में बेचा उसने। जब कमरा भर गया तो 20-20 हजार रुपए में बेच रहा है वो। किसी से 2-2 लाख रुपए भी लिए। जो लड़के थे उनसे पैसे लेता था, जो लड़की थे उनसे जिस्म लेता था।
तो अब सवाल ये आता है कि क्या हो रहा है। इसको बोलते हैं कि जब पावर आपके हाथ में आ जाती है तब आप उसका अब्यूज करते हो। पावर टेंड्स टू करप्ट, ये आपने कहानी सुनी होगी, लाइन सुनी होगी। द मोरल ऑफ स्टोरी इज पावर टेंड्स टू करप्ट। नाउ यू हैव द पावर एंड लॉट ऑफ पीपल आर देयर डेस्परेट, नाउ यू कैन अब्यूज इट। अभी अगर एक खाली होता और डिमांड नहीं होती तो आप भाग रहे होते, आ जाओ हमारे साथ काम कर लो। यही बॉलीवुड का हाल है। बॉलीवुड का हाल पता है क्या है? क्रिकेट का भी यही हाल है। कई लोग बोलते हैं क्रिकेट में भी ये होता है, और आई थिंक शायद यूपीएससी की तैयारी हो ये सब में भी शायद ये होता हो, या कॉर्पोरेट में भी होता है। जॉब पे आती हैं लड़कियां, ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा भी होता है, सुना है मैंने। पावर टेंड्स टू करप्ट। तो आदमी के पास जब पावर आ जाती है तो उसको करप्ट करता है वो। तो ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स या मालिक के पास मैं भी गया हूं। मेरे साथ भी मैंने खुद अपने नंगी आंखों से ये देखा कि क्या हो रहा है। तो ऐसे संगीत का क्या फायदा जो इस तरीके से नाटक करे। उसी एंगल को, दृष्टिकोण को चेंज किया और आज मैं इससे पैसा कमा रहा हूं अच्छा खासा। दृष्टिकोण चेंज। ना मैं यूट्यूब पे एक्टिव हूं, ना मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूं। अपनी ऐसी तैसी में जाओ, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फालतू फायदा नहीं है ना। यूट्यूब का जो पैसा है, इंस्टाग्राम का जो पैसा है, उससे कोई फायदा नहीं होता। और यूट्यूब को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तिगड़म चीजें करनी पड़ती हैं। कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे बात करनी पड़ती है, कुछ ऐसे ऐसे एंगेजमेंट वीडियो बनानी पड़ती है जो हो सकता है आपकी उससे मैच ना करे, राइट। ऑल्दो पैसा जो भी आ रहा है वो छोड़ूंगा नहीं यूट्यूब से मैं, लेकिन जितना भी आ रहा है वो रिलायबल नहीं है कि हो जाए। तो मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, मैंने अपनी कहानी क्यों बताई? मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपके अंदर बिलीफ है, आपके अंदर बोध है चीजों का, तो आप बदल सकते हो लाइफ अपनी। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप कुछ चीजें आपको ग्रेविटेट नहीं करती अपनी तरफ, अट्रैक्ट नहीं करती अपनी तरफ। कुछ चीजें आपको रिपल्सिव फील कराती हैं, जैसे मार्केटिंग है, एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो आपको वो फिर सीखना पड़ेगा और उसमें दर्द में घुसना पड़ता है। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे माइंड पे काम करती है ये समझना जरूरी है, और लॉ ऑफ रिपल्सिवनेस भी काम करता है, समझना जरूरी है। शुरू में जब आप जिम जाते हो तो बोरिंग लगता है, 1 महीने बाद एडिक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिपल्सिव से ग्रेविटेशन की तरफ ये यात्रा है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। और हाँ, साइंटिस्ट भी ऐसा कह रहे हैं कि जैसे ग्रेविटी मौजूद है वैसे रिपल्सिव ग्रेविटी भी मौजूद होगी। रिपल्सिव ग्रेविटी एक टर्म है, आप कभी सर्च करना, कि जैसे मैटर खींचता है एक स्टार, वैसे मैटर फेंकता भी है। रिपल्सिव ग्रेविटी बोलते हैं, दूर। एक है पुल अप्रोच, एक है पुश अप्रोच। तो जो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है वो एक पॉइंट से फिर एक्सपैंड होना चालू हो गया था। तो वो वहां पे बोलते हैं कि जो बिग बैंग हुआ था वो रिपल्सिव ग्रेविटी था। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।